नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, सहायक अध्यापक हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम स्नातकोत्तर कक्षा भाग 1 के अंतर्गत मध्ययुगीन काव्य इस विषय के एक टॉपिक जायसी के काव्य में समन्वय, इसका अध्ययन करेंगे। 2019-20 में एमए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम की पुनर्रचना की गई है। इस पुनर्रचित पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रश्नपत्र क्रमांक 1 मध्ययुगीन हिंदी काव्य इस विषय के अंतर्गत 8 मध्ययुगीन कवियों के काव्य का अध्ययन हमें करना है। इसी के अंतर्गत पहले इकाई में मलिक मोहम्मद जायसी और उनके पद्मावत का अध्ययन हमें करना है। इसी में मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य में समन्वय, इस टॉपिक के संदर्भ में आज हम विचार करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल की निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाली प्रेमाश्रयी शाखा के प्रवर्तक एवं सर्वश्रेष्ठ कवि तथा सूफी संत माने जाते हैं। उन्होंने अनेक महाकाव्यों की रचना की है, जिसमें उनका विशेष लोकप्रिय महाकाव्य माना जाता है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी एक अत्यंत श्रेष्ठ सूफी संत है, जिन्होंने भारतीय घरों में प्रचलित लोक कथाओं के माध्यम से सूफी साधना परक विचारों का प्रचार एवं प्रसार करने का प्रयत्न किया है। पद्मावत इस 57 खंड में लिखित महाकाव्य में भी जायसी ने सूफी धर्म एवं इस्लाम के तत्वों को साकार करने का प्रयत्न किया है। जायसी के काव्य में व्यापक मात्रा में समन्वय का भाव भी दिखाई देता है। मूलतः सूफी संत होने के कारण जायसी ने सूफी धर्म का प्रचार करने का प्रयत्न किया है। अब जैसा कि वो अच्छी तरह से जानते थे कि भारतीय घरों में सूफी धर्म को लोकप्रिय बनाना है या भारतीय लोगों के मन में सूफी तत्वज्ञान को एक स्थान दिलवाना है, तो इसके लिए भारतीय या हिंदू विचारधारा के साथ, हिंदू धर्म के साथ, हिंदू संस्कृति सभ्यता के साथ उसका समन्वय करना बहुत आवश्यक होगा। अन्यथा लोग उनके विचारों की ओर उतना ध्यान नहीं देंगे। इसी के चलते मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी विचारधारा के प्रसार हेतु हिंदू मुस्लिम समाज या धर्म संस्कृति के अंतर्गत जो अलग अलग वाद है, मत है, दार्शनिक विचारधाराएं हैं, इनके बीच समन्वय स्थापित करने का अत्यंत मार्मिक प्रयत्न किया है। अब एक बात तो निश्चित है कि जायसी ने अपने काव्य में समन्वय किया है। हाँ, अवश्य उन्हें गोस्वामी तुलसीदास जैसा महान समन्वयकारी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रत्येक संत कवि, प्रत्येक भक्त कवि ने अपने काव्य में, अपने साहित्य में कुछ न कुछ मात्रा में समन्वय की भावना को अपनाया है, और यही बात हमें जायसी में भी अवश्य दिखाई देती है।
अब जायसी के पद्मावत में अनेक समन्वय के रूप या जायसी के दूसरे ग्रंथों में भी समन्वय के अनेक रूप दिखाई देते हैं। अब इन रूपों को देखने से पहले हम थोड़ा सा समन्वय शब्द का अर्थ भी समझ लेते हैं। समन्वय शब्द सम जमा अनु जमा ई जमा अच, सम जमा अनु जमा ई जमा अच, इन 4 शब्दों से मिलकर बना है। सामान्यतः उसमें सम अन्वय ये 2 शब्द विशेष प्रमुख माने जाते हैं। अब इनका व्युत्पत्ति परक जो अर्थ है वह है नियमित क्रम, संयोग या पारस्परिक संबंध। नियमित क्रम, संयोग या पारस्परिक संबंध। अब सामान्यतः जिसके अंतर्गत अलग अलग मतवादों, अलग अलग विचारों या अलग अलग पद्धतियों को एकत्र करने की कोशिश की जाती है या एक साथ लाने की कोशिश की जाती है, उसे सामान्यतः समन्वय कह सकते हैं। और भक्ति काल में अनेक वाद, अनेक परंपराएं, सभ्यताएं, संस्कृतियां, विचारधाराएं, ईश्वर, इन सबको लेकर काफी व्यापक मात्रा में विविधता निर्माण हो गई थी। इसी कारण अनेक संतों ने, अनेक विचारवंतों ने इनके अंतर्गत एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है। इसी में जायसी ने भी अपने साहित्य के द्वारा ये काम किया है। जायसी के समन्वय को हम कुछ विशिष्ट बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें पहला है इतिहास और कल्पना का समन्वय। अब जैसे कि हम जानते हैं जायसी ने पद्मावत जैसे कुछ महाकाव्यों की रचना की है, जिनमें निसंदेह पद्मावत का स्थान सर्वोपरि है। और इस पद्मावत की रचना के द्वारा या पद्मावत के माध्यम से जायसी ने सूफी धर्म के तत्वज्ञान को सामने लाने का प्रयत्न किया है। और वह प्रयत्न उन्होंने हिंदू घरों में प्रचलित एक लोक कथा के माध्यम से किया है। अर्थात इसके लिए जायसी ने जो कथा चुनी है वह है चित्तौड़ के राजा रत्नसेन की कथा। अब इस चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और उनकी पत्नी नागमती की कथा को जायसी ने मूल आधार रूप में लिया है, जिसमें सामान्यतः हम देख सकते हैं कि काफी कथा भाग काल्पनिक रूप में आया है। मतलब जायसी ने बहुता उसको कि रत्नसेन, अलाउद्दीन, इनके उदाहरण, इनके युद्ध के कुछ संदर्भ हमें इतिहास में जरूर मिलते हैं, लेकिन जो बाकी सभी बातें पद्मावत में हमें दिखाई देती है वह काफी हद तक जायसी ने काल्पनिक रूप से ली है। इसका तात्पर्य यह है कि पद्मावत में इतिहास और कल्पना का अत्यंत सुंदर, अत्यंत मार्मिक समन्वय हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें एक और लोक गाथा या लोक कथा को लिया है जो राजा रत्नसेन से संबंधित है। लेकिन इसके अंतर्गत रत्नसेन का जन्म, रत्नसेन और तोते की भेंट का प्रसंग, रत्नसेन का जोगी बनकर सिंहल के लिए निकलना, उड़ीसा से जहाज लेकर सिंहल पहुंचना, या शिव पार्वती का प्रसंग, रत्नसेन पद्मावती की प्रथम भेंट का प्रसंग, सूली चढ़ते हुए गढ़ पर पकड़े जाने का प्रसंग, रत्नसेन पद्मावती का विवाह, उन्हें सूली पर चढ़ाने की सजा या संयोग वर्णन, नागमती का वियोग वर्णन, लक्ष्मी समुद्र खंड, उनके सौतिया दाह, ये ऐसे अनेक घटनाएं, अनेक प्रसंग जो पद्मावत में अत्यंत आकर्षकता के साथ वर्णित किए गए हैं, ये काल्पनिक है। कवि ने अपनी मनोरम कल्पना एवं आकर्षक चित्रात्मकता का परिचय देते हुए इनकी अत्यंत सुंदर रचना की है। और यही कारण है कि पद्मावत के अगर हम थोड़े से दो भाग करें, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, इसमें पूर्वार्ध बहुतांश मात्रा में
काल्पनिक दिखाई देता है। लेकिन दूसरी ओर इसका उत्तरार्ध अगर हम देखें तो राघव चेतन को देश से निकाल देना, अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करना, अलाउद्दीन रत्नसेन युद्ध संधि, अलाउद्दीन द्वारा रत्नसेन को धोखे से बंदी बनाना, पद्मावती और नागमती का सती जाना, ये कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनमें हमें काफी मात्रा में ऐतिहासिकता दिखाई देती है। इसका तात्पर्य निसंदेह यही है कि जायसी ने अपने पद्मावत इस महाकाव्य में इतिहास और पुराण दोनों का अत्यंत, इतिहास और कल्पना दोनों का अत्यंत मार्मिक समन्वय किया है। मतलब कुछ भाग ऐतिहासिक रूप से लिया है तो कुछ भाग उसमें कल्पना के साथ जोड़कर उसका सुंदर परिपाक पद्मावत माना जाता है। दूसरा है लौकिक और अलौकिक का समन्वय। जैसे कि हम जानते हैं समाज में दो प्रकार की चीजें हमेशा से रही हैं, एक लौकिक वस्तुएं या लौकिक बातें, लौकिक विषय, तो दूसरी ओर अलौकिक वस्तुएं, अलौकिक बातें, अलौकिक विषय। सामान्यतः हमें आंखों से जो कुछ दिखता है या जो प्रत्यक्ष हमारे सामने है उसे हम लौकिक चीजें या लौकिक विषय कहते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी समाज द्वारा मानी जाती है या समाज में उन्हें काफी व्यापक मान्यता मिल चुकी है जो प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई नहीं देती या जिन्हें हम पंचेंद्रिय के द्वारा अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन हम उन चीजों की स्वीकृति मानते हैं या उन चीजों के होने की बात स्वीकार करते हैं। इसी के अंतर्गत फिर पारलौकिक बातें, या जिसे हम आत्मा परमात्मा के संबंध में जो आध्यात्मिक बातें हैं वह देख सकते हैं। अब जायसी ने इस महाकाव्य में पारलौकिक प्रेम या उसे अलौकिक प्रेम कह सकते हैं, इसका व्यापक मात्रा में वर्णन किया है। सामान्यतः राजा रत्नसेन इस महाकाव्य में आत्मा का प्रतीक है तो रानी पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है, नागमती दुनिया धंधा या माया का प्रतीक है, हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है, अलाउद्दीन शैतान का प्रतीक है। मतलब इस महाकाव्य के बहुतांश पात्र प्रतीकात्मक रूप से आए हैं। अब इन प्रतीकों की अगर बात करें तो इस माध्यम से रत्नसेन और पद्मावती के लौकिक प्रेम के माध्यम से महाकवि जायसी ने आत्मा परमात्मा के अलौकिक प्रेम को अंकित किया है। मतलब प्रत्यक्षता हमारे सामने रत्नसेन और पद्मावती के प्रेम का चित्रण हुआ है जो लौकिक प्रेम है, लेकिन उस माध्यम से कवि आत्मा परमात्मा अर्थात इस महाकाव्य में रत्नसेन आत्मा का प्रतीक है तो पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है। और जैसे ही हीरामन तोते रूपी गुरु के माध्यम से, गुरु के मुख से उसे परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वैसे ही आत्मा रूपी रत्नसेन पद्मावती रूपी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपना राजपाट, अपना सब कुछ छोड़कर निकलता है। फिर कठोर मेहनत करके, कठिन परिश्रम करके सिंहल द्वीप पहुंचता है। वहां भी शिव पार्वती के माध्यम से उसके प्रेम की परीक्षा ली जाती है, लेकिन जब उस परीक्षा में वह सफल होता है तब स्वयं शिव पार्वती उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसकी सहायता करते हैं और फिर रत्नसेन और पद्मावती का विवाह हो जाता है। अब यह विवाह उनका लौकिक प्रेम का शायद अंत हो सकता है, लेकिन यहीं पर जायसी ने कथा को समाप्त नहीं किया, बल्कि इसके आगे भी कथा ले जाती है और कथा को तब समाप्त किया है जब रत्नसेन की मृत्यु हो जाती है और दोनों रानियां अर्थात नागमती और पद्मावती उसकी चिता पर सती हो जाती है। अब यह सती होने का तात्पर्य सामान्यतः ये बताया जाता है कि दोनों मतलब आत्मा और परमात्मा अब ऐसी जगह चले गए हैं कि जहां से उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। मतलब ये अलौकिकता है या अलौकिक प्रेम है और इस आत्मा परमात्मा के अलौकिक प्रेम को भी अप्रत्यक्ष रूप से इसमें व्यापक मात्रा में व्यक्त किया गया है। स्वयं जायसी ने पद्मावत के अंतिम पद में लिखा है कि तन चितौर मन राजा किन्हा, तन चितौर मन राजा किन्ना, हिय सिंहल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, सुआ
गुरु सुआ जेई पंथ देखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। अर्थात कवि कहते हैं कि तन ये शरीर चित्तौड़ है, तो मन राजा का है, हृदय सिंहल है और बुद्धि पद्मिनी के रूप में मिली है। इस पर गुरु हीरामन तोता सुआ यानी तोता, गुरु तोता है जिन्होंने पंथ दिखाया है और इसी पंथ पर ज्ञान की प्राप्ति हेतु वे चलते रहे हैं। तो इस प्रकार लौकिक और अलौकिक दोनों में जायसी ने अत्यंत मार्मिकता के साथ समन्वय करने का प्रयत्न किया है। समन्वय का तीसरा रूप जो पद्मावत में हमें प्राप्त होता है वह है हिंदू मुस्लिम संस्कृति और विचारधारा का समन्वय। अब जैसे कि हम जानते हैं मध्यकाल में भारत में मुस्लिम संस्कृति का काफी प्रचार प्रसार हो चुका था। सामान्यतः 12वीं 13वीं शताब्दी से लेकर मुस्लिम संस्कृति का आगमन भारत में हुआ था और फिर तुगलक, लोदी, खिलजी या सूरी, बाबर, इनके माध्यम से ये संस्कृति भारत में काफी लोकप्रिय हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में इस हिंदू मुस्लिम संस्कृति और जो अलग अलग विचारधाराएं हैं इनके बीच एक सौहार्द या एक समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न, इनके बीच परस्पर प्रेम, परस्पर अपनापन निर्माण करने का जो प्रयत्न है वह भी इस महाकाव्य के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। इसके माध्यम से कवि तत्कालीन समाज में एकता, सामाजिक सौहार्द तथा जातिवाद, बहुदेववाद को खत्म करने का प्रयत्न भी करते हैं, क्योंकि भारत में स्थिति में हम जानते हैं भारत में बहुदेववाद का प्रचलन है। भारत में देवताओं की संख्या 33 करोड़ मानी जाती है, लेकिन इस्लाम के अंतर्गत एकेश्वरवाद को महत्व दिया जाता है और जायसी ने अपने पद्मावत के द्वारा बहुदेववाद और एकेश्वरवाद में एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया है। दूसरी ओर भारतीय प्रेम पद्धति और इस्लाम प्रेम पद्धति को एकत्र दिखाया है। जैसे कि हम जानते हैं भारतीय प्रेम पद्धति के अंतर्गत आमतौर से पति परमेश्वर होता है और पत्नी हमेशा साधक होती है, वह परमेश्वर की साधना करती है। मतलब हमेशा पति को परमात्मा के रूप में तथा पत्नी को आत्मा के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन जायसी ने पद्मावत में पद्मावती को परमात्मा के रूप में दिखाया है तो रत्नसेन को आत्मा के रूप में दिखाया है। इसका मतलब उन्होंने हिंदू मुस्लिम संस्कृति, हिंदू मुस्लिम विचारधारा, इनके बीच समन्वय लाने की कोशिश की है। दूसरी ओर उन्होंने हिंदू संस्कृति के विभिन्न लोक तत्वों का भी अत्यंत समन्वयात्मक चित्रण किया है, जिसमें जन्म, छठी, नामकरण, विवाह, गवना, मृत्यु ऐसे कुछ लोक संस्कार हैं जिनका जायसी अत्यंत मार्मिकता के साथ, अत्यंत सटीकता के साथ अंकन करने का प्रयत्न जो है वह इस महाकाव्य में करते हैं। इसके अलावा सती प्रथा, जौहर प्रथा, चौपड़ का खेल जैसे रीति रिवाजों का समन्वय तथा मुस्लिम संस्कृति में इनका समन्वय करते हुए इनको प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। वसंत पंचमी, होली, दीपावली जैसे तीज त्योहारों का भी सूफी धर्म के तत्वों के अनुसार वर्णन उन्होंने किया है। जादू टोना, भूत प्रेत, देव देवता या शकुन अपशकुन जैसे लोक विश्वासों का भी कवि अत्यंत आकर्षक वर्णन करते हैं। कुल मिलाकर भले ही इसमें उन्होंने मुस्लिम संस्कृति या मुस्लिम विचारधारा को मूल रूप से व्यक्त करने का प्रयत्न किया है, लेकिन इस मुस्लिम विचारधारा या संस्कृति के अंतर्गत काफी मात्रा में हिंदू संस्कृति का समन्वय हमें पद्मावत में देखने को मिलता है। चौथा है दार्शनिक मान्यताओं का समन्वय। जैसे कि हम जानते हैं जिस प्रकार भारत में विभिन्न मतवाद, विभिन्न विचारधाराएं, देवी देवताएं, इन सब का प्राबल्य रहा है, उसी प्रकार से दार्शनिक क्षेत्र में भी व्यापक मात्रा में हमें विविधता दिखाई देती है, जिनमें आदि गुरु शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद है या द्वैताद्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद है या अनेक द्वैतवाद है। इस प्रकार के अनेक वाद, अनेक मत मतांतर समय समय पर भारतीय सांस्कृतिक या भारतीय धार्मिक विचारधारा या दार्शनिक विचारधारा के अंतर्गत निर्माण हुई है। अब जायसी ने इन सभी में एकता लाने की कोशिश की है। खास करके उन्होंने अपने इस महाकाव्य में काफी हद तक भारतीय दार्शनिक मान्यताओं को सार्थक
सजीव और आकर्षक रूप से व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। मतलब भले ही वे मुस्लिम या सूफी धर्म के तत्वों का प्रचार करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए जो दार्शनिक मान्यताएं जायसी ने स्वीकार की है वे भारतीय मान्यताएं हैं, और भारतीय मान्यताओं के अनुसार उन्होंने भारतीय मान्यताओं में इस्लाम की मान्यताओं को समन्वित करने का प्रयत्न जो है वो किया है, और उसी माध्यम से एक सर्वजन सुलभ या सर्वजन के लिए आसान सूफी विचारधारा का प्रसार करने का काम जो है वो इस माध्यम से उन्होंने किया है। सामान्यतः वेद, उपनिषद वगैरह आदि में जो धार्मिक विचार माने गए हैं या जो धार्मिक बातें आई है, तो जायसी ने भी पद्मावत के अंतर्गत इनका महत्व सिद्ध किया। वे कहते हैं चतुर्वेद मत सब उही पाहा ऋगु जजु साम अथर्वण माहा। अर्थात जायसी कहते हैं कि चतुर्वेदों की बहुत अधिक महत्ता है, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद इनका अपना अलग स्थान है। मतलब उन्होंने दार्शनिक मत मतांतरों के अंतर्गत जो वैदिक सिद्धांत है, वैदिक विचार है, उसे भी अपने अंतर्गत स्वीकार किया है, और इस माध्यम से एक धार्मिक सद्भाव निर्माण करने का प्रयत्न जो है, या धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सहिष्णुता निर्माण करने का काम मलिक मोहम्मद जायसी करते हैं। दूसरी ओर मलिक मोहम्मद जायसी पर अद्वैतवादी विचारधारा का भी व्यापक मात्रा में प्रभाव हमें देखने को मिलता है। खास करके शंकराचार्य जी ने आत्मा परमात्मा में अभेद मानने वाला जो विचार व्यक्त किया है, उसी का काफी व्यापक मात्रा में प्रभाव या उसी का एक मार्मिक संयोजन हमें मलिक मोहम्मद जायसी अर्थात पद्मावत की वैचारिक धारा में मिलता है। खास करके जायसी ने हठ व योगी साधना और योग साधना को सूफी साधना के बीच जोड़ दिया है। सूफी साधना के अंतर्गत साधना की 4 अवस्थाएं मानी जाती है: शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। अब ये 4 अवस्थाओं का वर्णन जायसी ने अप्रत्यक्ष रूप से हठयोग की साधना या योग साधना के अंतर्गत भी किया है, तो इसमें भी एक समन्वय हमें देखने को मिलता है। दूसरी ओर बौद्ध दर्शन के अंतर्गत जो अहिंसा सिद्धांत है या जो अहिंसा का प्रतिपादन किया गया है, मतलब मांसाहार न करना, अहिंसा का पालन करना, करुणा, दया का पालन करना, ये सारी चीजें बौद्ध धर्म में विशिष्ट मायने रखती है, और उनका चित्रण जायसी ने कुछ हद तक पद्मावत में भी अप्रत्यक्ष रूप से किया है। खास करके जो बौद्धों का शून्यवाद है वो हमें कुछ हद तक पद्मावत में मिल जाता है। दूसरी ओर जायसी ने सूफी दर्शन पर भारतीय अद्वैतवाद और द्वैतवाद दोनों सिद्धांतों के प्रभाव को स्वीकार किया है। वे खुद इस बारे में अपने दार्शनिक ग्रंथों में कहते हैं कि उनके ऊपर अद्वैतवाद और द्वैतवादी मान्यताओं का काफी व्यापक मात्रा में प्रभाव रहा है। सूफी संतों के वजूदिया और शहूदिया नामक 2 वर्ग होते हैं। इन वर्गों में जो वजूदिया वर्ग है वह वजूदिया वर्ग अद्वैतवाद के समान ही परमात्मा की एकमात्र सत्ता स्वीकार करता है, और यह हमें काफी हद तक जायसी के पद्मावत में भी देखने को मिलता है। तो दूसरी ओर जो द्वैतवाद है वह कुछ हद तक शहूदिया सिद्धांत या शहूदिया विचारधारा के अनुसार आत्मा और परमात्मा की अलग स्थिति मानता है, तो उसका भी कुछ स्थानों पर प्रभाव हमें मलिक मोहम्मद जायसी के साहित्य में दिखाई देता है। इसका तात्पर्य यह है कि जायसी ने अपने साहित्य में जो अलग अलग दार्शनिक विचारधाराएं भारत में हमेशा प्रचलित रही है, इनमें परस्पर समन्वय स्थापित करने का काफी सुंदर प्रयत्न किया है। 5वां है प्रेम, भक्ति और अध्यात्म का समन्वय। अब जैसे कि हम जानते हैं जीवन में प्रेम का स्थान निसंदेह काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि प्रेम मनुष्य की एक अत्यंत प्राकृतिक भावना मानी गई है। तो दूसरी ओर ईश्वर प्राप्ति करना और ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्ति का मार्ग अवलंबित करना, ये प्रवृत्ति भी भारतीय समाज में प्राचीन काल से चलती आई है। तो तीसरी ओर जो आध्यात्मिक मान्यताएं हैं, जो दर्शन विषयक मान्यताएं हैं, उनका भी अपना अलग महत्व रहा है।
अब जायसी ने अपनी दार्शनिक विचारधारा के अंतर्गत, अपने आध्यात्मिक मतांतरों के अंतर्गत प्रेमा भक्ति को महत्व दिया है या प्रेम की भक्ति को व्यक्त किया है। मतलब जायसी ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को साकार किया है। यहाँ पर पद्मावती परमात्मा है, रत्नसेन आत्मा है, और ये रत्नसेन आत्मा जो है या आत्मा रूपी रत्नसेन जो है वो परमात्मा रूपी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए निकलता है, मेहनत करता है, लड़ता है, संघर्ष करता है, और कड़ी मेहनत के बावजूद उसके प्रेम की परीक्षा तक ली जाती है, तब जाकर वह अपने प्रेम में सफल होता है। तो ये प्रेम और भक्ति का जो समन्वय है, मतलब एक और इसमें रत्नसेन पद्मावती का प्रेम है, तो दूसरा उसके पीछे एक आध्यात्मिक विचारधारा है, एक भक्ति विषयक मान्यता है, और वह है आत्मा परमात्मा का प्रेम या आत्मा परमात्मा इसमें आलंबन उद्दीपन के रूप में आए हैं। इसका मतलब जायसी ने अपने समय में प्रचलित प्रेम को लेकर, भक्ति को लेकर या अध्यात्म को लेकर जो मतांतर है उन सबको एकत्र जोड़ने का प्रयत्न किया है। जैसे कि हम जानते हैं जायसी के समय भारत में अनेक प्रकार की विचारधाराएं थी, जैसे सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में भी शैव, शाक्त, वैष्णव ये आपस में लड़ रहे थे, अपने अपने ईश्वरों को सर्वश्रेष्ठ बता रहे थे, अपनी अपनी साधना पद्धति को सर्वोच्च मान रहे थे। ऐसी उलझन भरी परिस्थिति में, ऐसी समस्याओं से भरी परिस्थिति में जायसी ने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। जायसी ने प्रेमा भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना, और ये प्रेमा भक्ति इस प्रकार की भक्ति है कि जिसे समाज का हर कोई बड़ी आसानी के साथ कर सकता है, बड़ी आसानी के साथ वो ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। ऐसी सबके लिए आसान, सरल एक अच्छी भक्ति पद्धति जो है वह जायसी ने अपने समन्वय के माध्यम से ही निर्माण की है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रेम, भक्ति और अध्यात्म का अत्यंत सुंदर समन्वय हमें पद्मावत में देखने को मिलता है। अगला है धार्मिक समन्वय। अब मलिक मोहम्मद जायसी एक ऐसे रचनाकार थे कि जो मूलतः सूफी धर्म के थे, सूफी धर्मगुरु थे, और इसी कारण सूफी धर्म के प्रचार या सूफी धर्म के विचारों का प्रसार भारत में करना, अधिक से अधिक लोगों को सूफी धर्म की ओर आकर्षित करना, ये तो उनका प्रमुख उद्देश्य था ही। मतलब मूलतः सूफी धर्म या सूफी धर्म के जो संत हैं वे धर्म प्रसार का काम करते हैं। लेकिन यहाँ जायसी ने अपने धर्म प्रसार की चेष्टा जरूर की है, लेकिन इस चेष्टा के अंतर्गत उन्होंने हिंदू समाज में व्याप्त विभिन्न मतांतर, विभिन्न वाद विवाद या देवी देवताओं के संदर्भ में अलग अलग बातें, इन सबको एकत्र लाने की कोशिश की, इन सब में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की है, और इसका अत्यंत मार्मिक वर्णन हमें यहाँ देखने को मिलता है। इस्लाम धर्म के अनुसार 18,000 जगत, 8 स्वर्ग, 6 समुद्र और 7 आकाश माने गए हैं, जबकि हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और 7 आकाशों से या वह आकाश से मानी जाती है। तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि एक और जायसी ने इस्लाम धर्म की जो आकाश वगैरह की संकल्पना है उसे भी स्वीकार किया है। दूसरी ओर जो हठयोगी साधना की जो पद्धतियां है, योग साधना की जो पद्धतियां है, उससे संबंधित मान्यताएं भी हमें उसमें देखने को मिलती है। तो तीसरी ओर अद्वैतवादी सिद्धांतों की मान्यताएं भी उसमें व्यापक मात्रा में आई है, और इन सब में एकता निर्माण करते हुए जायसी ने एकेश्वरवाद अर्थात ईश्वर एक ही है, ईश्वर उसके ही सारे जो नाम राम, रहीम या कृष्ण वगैरह ये सारे एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम हैं, वास्तव में ईश्वर एक है, ये मत जो है वो भारतीय समाज को दिया है। जैसे कहते हैं कि सुमिरो आदि एक कर्तारु जेहि दिन किन्न संसारो, अर्थात उसी एक कर्ता कर्विता परमेश्वर का स्मरण करो, क्योंकि इस ईश्वर में, इस सृष्टि में वही एकमात्र ईश्वर है। जायसी ने सिंहल द्वीप में हठयोगी साधना या नाथपंथीय साधना का भी थोड़ा सा वर्णन हमें वहां पर मिलता है। शिव की भक्ति के अंतर्गत वह सब कुछ आया है, या इसके अलावा प्रेम भक्ति या प्रेमा भक्ति का भी महत्व हमें देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर धार्मिक क्षेत्र की दृष्टि से अगर हम देखें तो जायसी ने व्यापक मात्रा में समन्वय किया है। उनके इसी समन्वय के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि पंडित और मुल्लाओं की तो नहीं कह सकते,
पर साधारण जनता राम और रहीम की एकता मान चुकी थी। साधुओं और फकीरों को दोनों संप्रदाय के लोग आदर और सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे। भारतीय जनता की प्रवृत्ति भेद से अभेद की ओर चली थी और ये सारा योगदान मलिक मोहम्मद जायसी का था। मतलब जायसी ने निसंदेह काफी उत्कृष्ट धार्मिक समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न जो है वो किया है और अंतिम समन्वय है भाषा और शैलीगत समन्वय। अब जायसी मूलतः सूफी संत थे। मूलतः सूफी संत होने के कारण उन्होंने अपनी मातृभाषा फारसी जो उनकी थी, इस फारसी भाषा में भी कुछ ग्रंथों की रचना की, खास करके उनके जो सूफी साधना परक ग्रंथ हैं वे उनकी फारसी भाषा में लिखे गए हैं। तो दूसरी ओर उन्होंने भारत में तत्कालीन समय में प्रचलित अवधी भाषा का प्रयोग जो है वो पद्मावत में किया है। मतलब जो प्रेमाख्यान काव्य उन्होंने लिखा वह अवधी भाषा में किया है। अब जायसी ने जिस अवधि का प्रयोग पद्मावत में किया है वह है जन साधारण की बोलचाल की अवधी भाषा, अर्थात जिसे हम ठेठ अवधि या ग्रामीण अवधि भी कह सकते हैं। जायसी ने किसी परिष्कृत अवधि का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि जायसी अपने विचारों को अधिक से अधिक लोगों तक ले जाना चाहते थे और अधिक से अधिक लोगों तक जाना है तो लोगों की बोलचाल की भाषा में लिखना बेहद जरूरी था। और इसी कारण जायसी ने लोक जीवन के मुहावरे, कहावतें, सुक्तियां या लोकोक्तियां, इनका भी आकर्षक प्रयोग किया है या शब्द शक्ति, गुण आदि के सौंदर्य से अपने काव्य को अभिमंडित करने का प्रयत्न किया है। महाकाव्यात्मक शैली को अपनाया है, लेकिन इस शैली में भी उन्होंने फारसी भाषा की मसनवी शैली को उन्होंने समाविष्ट कर दिया है। मतलब शैली की दृष्टि से भी हिंदू मुस्लिम जो विचार शैली है या ग्रंथ लेखन शैली है, इसका समन्वय हमें वहां पर देखने को मिलता है। सौंदर्य या बाकी सारी विचारधाराएं, इनमें भी जायसी ने हिंदू और इस्लाम या हिंदू और सूफी धर्म, इन दोनों की समन्वित विचारधारा को भी अपनाया है। और इसी के अंतर्गत कुछ मात्रा में संवाद या कुछ मात्रा में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, कुछ मात्रा में वर्णन प्रधानता, उपदेशात्मकता, ये सारी चीजें हमें भारतीय और पाश्चात्य दोनों या भारतीय और फारसी दोनों भाषा की शैली का समन्वय जो है वो व्यापक मात्रा में देखने को मिलता है। जहाँ तक घटनाओं की बात है, घटनाओं में भी काफी हद तक जायसी ने रामायण, महाभारत, कुरान वगैरह इन घटनाओं में सम्मिश्रण करने का प्रयत्न किया है, ताकि एक अत्यंत सुंदर समन्वय का निर्माण किया जा सके। रस, अलंकार आदि दृष्टि से भी इस काव्य में या महाकाव्य में सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। अंत में निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि जायसी ने अपने काव्य में एक विराट समन्वय की कल्पना की है। जायसी का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक रहा है, समन्वयवादी रहा है। भले ही उन्होंने पूरी तरह से मत मतांतरों को दूर नहीं किया या भले ही उन्हें तुलसी जैसा श्रेष्ठ समन्वयकारी या कलिकाल का वाल्मीकि न माना जाए, लेकिन निसंदेह जिस समन्वय पर आगे जाकर तुलसी ने अपना भवन खड़ा किया है, अपना महल खड़ा किया है, उसकी शुरुआत या उसकी नींव डालने का काम कबीर, जायसी आदि संतों ने तुलसी से पहले किया है। और यही कारण है कि जायसी का समन्वय भी अपने आप में एक श्रेष्ठ समन्वय है। उसमें जो मत मतांतर है या जो विविधता है, ईश्वर के नाम पर जो वाद विवाद है, इन सबको मिटाकर एकता स्थापित करने का काम या इन सबको एकत्र लाकर हिंदू मुस्लिम संस्कृति को एक बनाने का काम, इनमें परस्परिक उच्च कोटि का समन्वय स्थापित करने का काम मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। और यही कारण है एक श्रेष्ठ कवि, एक श्रेष्ठ समन्वयवादी और एक श्रेष्ठ मानव के रूप में जायसी का स्थान भारतीय साहित्य में हमेशा चिरस्मरणीय रहेगा, हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। धन्यवाद।